नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबूलाल फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने। हमने कल चर्चा की थी स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और स्वरों की परिभाषाएं देखी थी, व्यंजन की परिभाषा देखी थी। इसके बाद में हमने व्यंजन के बारे में आज चर्चा करेंगे और स्वर के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि स्वर कौन कौन से होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे स्वरों को क्या कहते हैं, कल हमने देखा था अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? संस्कृत में ये एक माहेश्वरी सूत्र होता है, इसके लिए इसमें से अच को निकालते हैं एच है, एच तक, यानी 14 सूत्र होते हैं। इनमें 4 सूत्र जो प्रथम होते हैं इनको कहते हैं अच, और अच में क्या होते हैं? स्वर समाहित होते हैं। और इनके बारे में हमने चर्चा की थी अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। तो ये दो क्या है? अयोगवा है, वर्ण होते हैं। अयोगवा दोस्तों वो होते हैं जिनका किसी के साथ में योग नहीं होता, अर्थात व्यंजन के साथ में ये प्रयुक्त नहीं होते, केवल और केवल स्वर के साथ में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं हम अयोगवा है वर्ण। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अनुस्वार देखिए दोस्तों, अनु प्लस स्वर, यानी अनु यानी होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, जो स्वर के पीछे लगे वो क्या होते हैं? अनुस्वार। और अयोगवा के बारे में जानकारी ली थी हमने, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। दोस्तों स्वरों के कितने क्या कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से इनके भेद हो सकते हैं, इनके बांटने के आधार कौन कौन से होते हैं, केवल स्वरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वरों के दो कितने भेद होते हैं? वैसे तो 3 भेद होते हैं स्वरों के, उच्चारण काल के आधार पर, या बोल देते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर यानी स्वरों के भेद या प्रकार। मात्रा काल, जो मात्रा में जो समय लगता है, मात्रा काल या उच्चारण काल, समझिए मात्रा काल ही मान लीजिए आप। उच्चारण काल, उच्चारण काल यानी उच्चारण में बोलने वाला समय, और मात्रा जो स्वरों की मात्रा होती है, एक मात्रिक द्विमात्रिक, उसमें मात्रा को बोलने वाले समय के आधार पर। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दोस्तों स्वरों में जो उच्चारण करते हैं हम और उनमें जितना समय लगता है उसे हम क्या कह देते हैं? मात्रा काल कह देते हैं। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद हैं 3। कुल कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दोस्तों ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है दोस्तों प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? हमने देखा था कल कि हमारे पास 11 स्वर थे, 11 में से 4 ह्रस्व होते हैं जो एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनका नाम भी दे दिया जाता है, जैसे एकमात्रिक, इनको एकमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और फिर लघु, लघु स्वर भी बोल देते हैं इनको। ये कौन कौन से संख्या में होते हैं? 4, ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर होते हैं। और इनको लघु बोल देते हैं या फिर छोटा भी बोल देते हैं। ये 4 स्वर होते हैं, इनको एकमात्रिक और एकल मूल, कुछ भी एकल स्वर या बोल देते हैं इनको मूल स्वर। दोस्तों ये इनके नाम होते हैं।
ह्रस्व स्वर होते हैं। अब इसको बाद में देखेंगे थोड़ा, अभी लिख देता हूँ मैं दीर्घ स्वर के मिटा के ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, ई, उ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और ह्रस्व री, अपने तो वैसे एक ही चलता है। तो ये 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको बोल देते हैं हम एक मात्रिक। दोस्तों अब एक मात्रिक क्या होता है, अगर जब हम छंद पढ़ेंगे तो मात्राओं की गिनती हम करेंगे, लघु और गुरु, तो मात्राओं की गिनती हम करेंगे। ये होता लघु स्वर, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, लघु, जिसका चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं। जब हम छंद पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, ऐसे लिखते हैं। और दीर्घ को ऐसे करके लिखते हैं, जैसे वो एक सूत्र होता है उसमें आते नहीं, यगण मगण तगण ये माता राज भान सलगा, तो उसमें क्या होता है, ये लघु और गुरु। तो यहाँ पर ये जो स्वर है ह्रस्व स्वर, उसे एक मात्रा काउंट होती है, इसका मतलब होता है एक मात्रा, तो इसकी एक मात्रा गिनती होती है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर। और ये नीचे जो आएगा जो दीर्घ स्वर है अपना, इसको बोल देते हैं लघु की बजाय दीर्घ स्वर। तो ये छंदों में हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और लघु और ह्रस्व या दीर्घ स्वर इनको क्यों कहा जाता है। और देखिए ये छोटा होता है वैसे एकल स्वर, और ये किसी के योग से नहीं बना हुआ होता है, एकल स्वर होता है। और ये 4 जो अपने हिंदी में होते हैं, हिंदी में सिर्फ ये 4 ही मूल स्वर होते हैं, बाकी सारे जो स्वर होते हैं 7 बचे हुए, वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। सारे स्वर इन्हीं से मिलकर बनते हैं। जैसे ए मिलके क्या हो गया, आ, ई मिलके ई हो गया, दीर्घ ई और ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया। इसी तरह से ए और ई मिलके ए हो गया, और उसी तरह से ए और ऊ मिलके ओ हो गया। अब फिर ए और दीर्घ ई मिलके ई हो गया, और ए और ओ मिलके ओ हो गया। इसी प्रकार से इन सब से मिलकर और जो दीर्घ स्वरों की व्युत्पत्ति होती है वो होती है। मुख्यतया मूल स्वर यही होते हैं। अब देखिए दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी यार एक दीर्घ स्वर, और ये एक मात्रिक से क्या हो जाएंगे, द्विमात्रिक, और फिर लघु की जगह क्या हो जाएगा, लघु का, और लघु से 2 बार आ गया, लघु का हो जाएगा दीर्घ, छोटा का बड़ा मूल स्वर, और ये हो जाएंगे अपने संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो इनका ये नाम हो गया दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक और बड़ा और संयुक्त स्वर। इनको कह देते हैं दीर्घ स्वर जो होते हैं, इनको ये नाम दे देते हैं क्योंकि इनको 2 मात्रा होती है। ऊपर वाले क्या है, मूल स्वर है जिनकी एक मात्रा होती है, और ये बड़े स्वर है यानी द्विमात्रिक स्वर है। इनको क्या कह देते हैं हम, द्विमात्रिक स्वर कह देते हैं हम। यहाँ देखिए लघु का एक इनको क्या कह देते हैं, गुरु भी कह देते हैं, अर्थात गुरु स्वर भी कह देते हैं इनको। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इनका आप विलोम शब्द भी देखोगे तो इसी तरह से आएंगे, जैसे ह्रस्व का दीर्घ, एक मात्रिक का द्विमात्रिक, और ये छोटा का बड़ा, और लघु का क्या होगा दोस्तों, गुरु स्वर होगा। तो अगर हम उस तरह से देखें कि ह्रस्व का विलोम क्या होता है दोस्तों, दीर्घ, और एक मात्रिक द्विमात्रिक तो पता लग जाए, लघु का क्या होता है, लघु का होता है गुरु। अब प्रश्न ये भी आ जाए कि इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, गुरु और छोटा का बड़ा लगते हैं एक जैसे है, लेकिन है अलग अलग, इनका अर्थ क्या है, अलग अलग। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत में
या हिंदी में हम देखते हैं तो जिनके पर्यायवाची इनके जो अपन विलोम शब्द देखते हैं, तो ये जैसे उस भाषा में तत्सम शब्द होता है, तो तत्सम शब्द का विलोम शब्द हमेशा तत्सम शब्द ही होगा और तद्भव का हमेशा तद्भव ही विलोम होगा। इसलिए देखो छोटा का बड़ा तद्भव है, तत्सम है लघु और गुरु, इसका तत्सम हो गया, ह्रस्व और दीर्घ। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं? जो बचे हुए 7 हैं वो दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, जो इन्हीं के मेल से बनते हैं, इन्हीं को जो आपस में जोड़ने से मिलते हैं, वो आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। अब देखिए तीसरा आता है प्लुत स्वर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 7 और 4 अपने पास 11 तो हो गए, 7 और 4 11 तो हो गए, ये कहाँ से आएंगे? दोस्तों ये कोई स्वर पर्टिकुलर कोई स्वर होता नहीं है। अब हम जो इनको बोलते हैं तो बोलने के आधार पर हम प्लुत स्वर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से एक मात्रिक, द्विमात्रिक और यानी जो स्वरों में समय लगता है, यानी समझ लीजिए इसमें 1 सेकंड का समय लगता है, इसमें 2 सेकंड का, और हम जिस स्वर को 3 सेकंड में बोल सकते हैं, या मान लीजिए हमें ए को बोलने में जितना टाइम लगता है तो आ को बोलने में इसे दुगुना टाइम लग जाएगा। अगर इसी को बोलने में हम 3 बार टाइम लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये प्लुत स्वर हो जाएगा। कोई सा भी स्वर वैसे प्लुत स्वर नहीं होता है और सभी स्वर प्लुत स्वर होते हैं। जब हम स्वर में 3 गुना टाइम लगाते थे मूल स्वर से और 3 गुना टाइम ज़्यादा लगा देते हैं तो वो हो जाता अपना प्लुत स्वर। जैसे मैं बोलता हूँ ए, फिर बोलता हूँ आ, फिर बोलूँगा आ, तो ये क्या हो गया? 3 बार टाइम लग गया इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। मूलतः ये संस्कृत में चलता था, ये हिंदी में तो अपने नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको बार बार बोल लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कैसे? जब हम प्रार्थना बोलते हैं तो उसमें क्या लंबी टेर लगाते हैं हम, तो हे स्वर की देवी माँ, ऐसे बोलते हैं माँ, तो वो क्या आ जाता है? लंबी टेर से लगती है इसमें। वहाँ पर कौन सा स्वर काम करता है? अपना प्लुत स्वर वहाँ पर आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम शब्द का उच्चारण हमने कितनी बार कर दिया? लगभग ये ए बोलते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा बार कर दिया, तो वो क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। तो दोस्तों ये है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर मुख्य तौर से होते हैं। अब देखिए आगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, ये हमने लिए थे मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो आपको समझ में आ गया 11 भेद, 11 प्रकार के स्वर होते हैं और 3 मात्रा काल के आधार पर, 3 या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2, सिर्फ मूल स्वर और संदेह स्वर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक तो मूल स्वर और एक संदेह स्वर। अब ये मूल और संदेह कौन से होते हैं? देखिए वही बात है जो पहले मैंने बताई थी भी आपको, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों के बारे में 2 भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दोस्तों संदेह स्वर। संदेह स्वर। अब मूल स्वरों के बारे में तो आपने जान लिया होगा, अभी बता चुका मैं मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर वही होते हैं 4 जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ए, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया
कि मूल स्वरों से ही वो जो बचे हुए 7 स्वर है उनकी उत्पत्ति होती है, उन्हीं से मिलकर। और जो 7 स्वर है मूल स्वरों से मिलकर ही बनते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, यानी अब कोई दूसरा वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है उनकी उत्पत्ति में। उन्हें एकल स्वर भी कहते हैं। मैंने बता दिया आपको पहले कि एकल स्वर भी इन्हें कहते हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, वो होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर की परिभाषा देख लीजिए, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है। अर्थात मूल स्वर होते हैं वो मूल्य होते हैं, मौलिक होते हैं, उनमें किसी स्वर का या वर्ण का या व्यंजन समझ लीजिए जो भी है, तो उनका योगदान नहीं होता है, वो मूल स्वर होते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? मैंने अभी बताया था आपको कि संख्या में होते हैं ए 4, ई, उ और री। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे ये तो पहले बात बता दी नहीं, लेकिन नहीं, दूसरी बात आपके सामने आ रही है महत्वपूर्ण, जो है ये संदेह स्वर क्या होते हैं, इनके आगे भेद करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक नई बात अपने सामने आ गई है। अब मूल स्वरों के बारे में आपने समझ लिया कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य वर्ण का योगदान नहीं रहता, अर्थात वो स्वर है वो मूल स्वर होते हैं जो अपने अकेले ही होते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति में कोई भी वर्ण काम में नहीं आता। अब देखिए संदेह स्वर, ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से हुआ है वो क्या कहलाते हैं? संदेह स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में 2 स्वर काम में आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ए आ, तो यानी ए तो क्या हो गया? मूल स्वर, और ए प्लस ए मिलके क्या हो गया? आ बन गया। तो ये कौन सा हो गया? संदेह स्वर हो गया। अब संदेह स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से हुआ है। पहला तो ये हो गया अपना, और दूसरा हो गया संदेह स्वर। संदेह स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? संदेह स्वर। संदेह स्वर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ हो, संदेह स्वर कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनमें भी 2 प्रकार हो जाते हैं संदेह स्वर के भी। कैसे होते हैं? 2 प्रकार, एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। यानी स्वर 2 प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे एक तो मिल जाएगा ए प्लस ए, यानी दोनों तरफ समान स्वर, इधर भी समान प्लस समान स्वर, और एक तरफ हो जाएगा ए और दूसरी तरफ हो जाएगा ई, अर्थात ये तो ए और ई, अर्थात क्या हो गए? उन दोनों तरफ ए समान स्वर। तो ये जो समान स्वर होते हैं ये तो कहलाएंगे अपने दीर्घ स्वर, क्योंकि दोनों तरफ जब समान स्वर होते हैं तो दीर्घ संधि होती है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? दीर्घ स्वर। ये कहलाएंगे दीर्घ स्वर। और ये जो असमान होते हैं ये कहलाएंगे अपने संयुक्त स्वर। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। संदेह स्वर संयुक्त स्वर, ये कहलाएंगे संयुक्त स्वर।
और ये इसके दो भेद हो जाएंगे संदेश स्वर के, एक तो दीर्घ और एक संयुक्त। तो किस तरह से होते हैं? जो दोनों तरफ समान होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? दीर्घ, और जिनके दोनों तरफ समान नहीं होंगे अर्थात तीसरा अर्थ निकलेगा, जैसे ए ई का क्या बन जाता है? ए। तो इसी तरह से क्या कहलाएंगे? ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो अभी इसमें देखिए कितने होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि एक ही स्थान से उच्चरित दो सवर्णों स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक स्थान से जो बोले जाते हैं, जैसे ए कंठे है, एक्व विसर्जन नाम कंठा, तो ए कंठे है तो कंठ से ही बोलने वाला दूसरा स्वर ए है। जैसे ई तालवे है तो तालवे से तालवे मिलेगा अर्थात ई से ई मिलेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, तो वहां पर कौन सा होगा? दीर्घ स्वर। लेकिन अगर असमान हो गया, जैसे कंठे की जगह कंठे प्लस तालु आ गया तो असमान हो गया। तो दोनों असमान जगहों से बोलने वाले, असमान स्थानों से बोले जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, यानी एक ही स्थान से उच्चरित दो सवर्ण यानी दो एक जैसे वर्ण, दो सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं संख्या में? जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और री प्लस री बराबर री। ये दीर्घ स्वर होते हैं 4। अब इसमें देखिए उपभेद हो जाएंगे। इसके पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दो समान, मैंने बताया दो समान जो उच्चारित स्थान है, मुंह में जो समान दो समान उच्चारित स्थान है, यानी एक ही स्थान से उच्चरित दो, एक ही स्थान मुंह में जो उच्चारित स्थान होता है, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले सवर्ण या सवर्ण स्वरों एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले दो स्वरों के योग से, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले सवर्ण स्वरों के सवर्ण या स्वर्ण दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे एक स्थान से उच्चरित ए बराबर क्या हो गया? आ, और ई प्लस ई बराबर क्या हो गया? दीर्घ ई। हम बोलते हैं इनको दीर्घ है। और ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? ऊ। और अब ये अपना ये कह गया री प्लस री बराबर क्या हो गया? दीर्घ री। ये 4 दीर्घ स्वर होते हैं। और साथ क्या हो गए अपने? संदेश स्वर। तो ये 4 दीर्घ हो गए, बाकी के कौन से बच गए? वो हो गए अपने संयुक्त स्वर। तो यहां तक समझ में आ गया आपके कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मूल स्वर और एक होता है संदेश स्वर। मूल स्वर के बारे में हमने अच्छी तरह जानकारी ले ली पहले। अब होता है संदेश स्वर। संदेश स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। अब पहले तो संदेश स्वर कौन सा होता है? संदेश स्वर वो होता है जिसमें 2 स्वरों के मेल से और तीसरा स्वर उत्पन्न होता है, वो होता है संदेश स्वर। और संदेश स्वर के दो भेद होते हैं, एक दीर्घ होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ कौन सा होता है? जिसमें 2 समान स्वर मिलते हैं। और संयुक्त कौन सा होता है? जिसमें 2 असमान स्वर मिलके और तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वो होता है संयुक्त स्वर। तो अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन सा होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है? यानी दोनों तरफ
असमान स्वर हो, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि दोनों तरफ असमान स्वर हो, उसे क्या कह देते हैं हम? संयुक्त स्वर कह देते हैं। तो अपना दूसरा भेद है वो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दोनों तरफ देखिए, जिन भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित, उसमें क्या आया था? एक ही स्थान से उच्चरित आया था, उच्चारित आया था। इसमें क्या? भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित, उसमें आया था एक ही, जो बोले थे हमने दीर्घ लिखे थे, उसमें क्या था? एक स्थान था। यहाँ पर कौन सा आ रहा है? भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित तो विजातीय स्वर, दो विजातीय, यानी उसमें क्या आया था? दो समान स्वर, और उसमें इसमें क्या है? दो विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इसमें क्या है? उसमें क्या? दो समान जाति के स्वर थे। जैसे ए बोला था तो वहां पर दोनों एक ही जाति के स्वर थे। यहां पर ए और ई तो क्या हो गए? दो विजातीय स्वर हो गए। तो विजातीय स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? स्वरों के योग से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, अब मैंने बताया आपको कि ए मिल, जैसे दो स्थानों से बोले जाने वाले स्वर, जैसे ए और ई। मैंने बताया अभी आपको, ए कंठ से बोला जाता है और ई बोला जाता है तालु से, और इनका निर्माण होता है ए, और ए को क्या बोल देखिए? ए। ये कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? कंठ से, और इसमें जोड़ेंगे ई, ये बोला जाएगा तालु से। तो ए और ई मिलकर क्या हो जाता है? ए, और इसका नाम क्या हो जाता है? कंठ तालु। तो दोनों जगह से बोला जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? कंठ तालु। ये इसका नाम हो गया, क्या हो गया? कंठ तालु। यानी दो अलग अलग स्वर है, दो विजातीय स्वर है, अलग अलग जगह से बोले जा रहे हैं, तो क्या हो गए? दोनों को अलग अलग हो गए, तो कंठ तालु इसका नाम, एक का कंठ तालु नाम हो गया। उसके बाद देखिए ए और ऊ, ये क्या हो गया? ओ। ए और ऊ क्या हो गया? ओ हो गया। अब देखिए, ए कहां से बोला जाता है? कंठ से, और ऊ कहां से बोला जाता है? सूत्र आपका आता होगा, उपू पद बना नाम ओष्टो, तो क्या हो गया? ओष्ट से बोला जाता है। और अब देखिए यहां पर बन गया क्या? ओ कहां से बोला जाएगा? कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर क्या बन गया? कंठोष्ठ। कहां से बोला जाएगा? ये कंठोष्ठ से बोला जाएगा ओ। अब इसके बाद में देखिए आप, दो हो गए। ए कहां से बोला जाता है? कंठ से, और ओ कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। तो ए मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो गया? ओ का क्या बन गया? कंठोष्ठ। अब देखिए ए प्लस ए, अब ए कहां से बोला जाता है? कंठ से, और ए बोला जाता है कंठ तालु से। क्यों? ए और ई से बना था, तो ए कंठ तालु से, और इसमें क्या बन गया? आई। ए बोला जाता है कंठ से, और इसमें क्या मिल गया? ए, और ए मैंने अभी लिखा, देखो तो ये रहा कंठ तालु, कंठ तालु। अब बन गया अपना ऐ। तो ऐ कहां से बोला जाएगा? ये कंठ से है और ये कंठ तालु से है, तो क्या हो गया? कंठ तालु कंठ तालु कंठ तालु हो गया, एक ही हो जाएगा ये तो, कंठ तालु। कहां से बोला जाएगा? ए और ए मिलकर ऐ बन गया, तो क्या हो गया? कंठ तालु से बोला जाएगा। यानी दो विजातीय स्वर हो गए, और दो विजातीय स्वर होते ही दोनों का स्थान क्या है? अलग अलग है। एक का कंठ है, एक का तालु है, इसलिए क्या हो गया? दोनों विजातीय हो गए और
ए का ए और ए मिलकर क्या हो गया, ऐ हो गया। अब देखिए ए और ओ मिलकर औ, ये कहां से होता है, देखिए कंठोष्ठ। ए कहां से बोला जा रहा है, कंठ से। और ओ देखिए कहां से बोला जा रहा है, ये जहां ओ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। अब ये औ, इससे मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, औ। तो औ कहां से बोला जाएगा, फिर कंठ और कंठ, ये कंठोष्ठ ही हो गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके कि संयुक्त स्वर ये कैसे हैं और वो दीर्घ स्वर कैसे हैं। अब मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न दे देता हूं आपको मैं, कि यहां से देखिए आप, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, ये क, ए, ख, ई, ग में है ऊ, और ग में है ऐ। ए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कैसे बताओगे आप कि संयुक्त स्वर कौन सा है, ये कौन सा है। देखिए पहले मैंने कौन सा बताया था, ये मूल स्वर। और ये कौन सा है, ई वाला, ये भी मूल, 4 मूल बताए थे मैंने, ए, ई, ऊ, यहां तक देखिए, और एक टी। ये कौन से हो गए, चारों मूल स्वर हो गए। और ये कौन सा हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। अगर मैं इसमें और चेंज कर दूं, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं इसके, ए, ख में है आ, और यहां पर है ग में दे दिया मैंने ऊ, और ग में दे दिया मैंने ओ। अब देखिए कौन सा होगा, ये कौन सा हो गया, ये तो अपना वही है, मूल स्वर है। लेकिन ये कौन सा है, दीर्घ। और ये भी क्या है, दीर्घ, क्योंकि दोनों में समान स्वरों का योग होता है। तो फिर बच गया कौन सा, औ। ये क्या हो गया अपना, संयुक्त स्वर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, या इनमें पूछ लूं मैं कि दीर्घ स्वर कौन सा है, या यहां पर दे दूंगा दीर्घ स्वर निम्न में से। इसमें प्रश्न में एक और प्रश्न हो आ सकता है कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है। तो मूल स्वर कौन सा है इसमें से, मूल स्वर तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, और वो संयुक्त स्वर है। तो इतना आपके शायद समझ में आ गया होगा कि कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से संयुक्त स्वर होते हैं। अब इनमें से देख लीजिए दो स्वर, दो ए और, अब देखिए थोड़ा सा और बता दूं आपको मैं कि ये 2 स्वर है, ए और ओ, इनको बोलते हैं गुण स्वर। इनको क्या बोल देते हैं हम, गुण स्वर, ए और ओ को। और ऐ तथा औ, ये कौन से होते हैं अपने, वृद्धि स्वर। ये संधि में आएगी, किस तरह से होते हैं ये गुण स्वर हो गए, और ये 2 क्या हो गए, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, वृद्धि स्वर कहते हैं। तो देखिए आपने 4 स्वर पढ़ लिए संयुक्त स्वर में, और इनको संधि स्वर भी कह देते हैं और संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। अब ये दोस्तों गुण संधि में कैसे हुआ कि ए के सामने अगर, गुण संधि का सूत्र है ए के या सामने अगर, ए आगे सामने अगर असमान स्वर आए तो ए और ओ बन जाता है, ई या उ आए तो उसमें क्या हो जाता है, वो संधि में अपन पढ़े किस तरह से होता है। तो आज के लिए स्वर समाप्त होते हैं अपने, उसके बाद में हम कल शुरू करेंगे व्यंजन। तो दोस्तों देखते रहिए अपना चैनल कायल हिंदी एजुकेशन। और इससे जो पहले वाला वीडियो है मैंने जो कल बनाया था, हमने बात की थी कल, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पर जाके आप देखिए उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि उसको देखोगे
तभी आपके ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं प्रत्येक चीज़ को एकदम विस्तृत विवरण दे रहा हूं, हर एक चीज़ को विस्तृत आपको समझा रहा हूं। कोई ट्रिक मैंने कोई यूज़ नहीं की है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।